So, very good afternoon to all of you. Let's start the class. पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कम्युनिकेशन प्रोसेस थी कस्टमर की वो पढ़ी थी। अब आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोग जो अभी जितना भी कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा है वो इंडिविजुअल कस्टमर था। इंडिविजुअल कस्टमर का मतलब कि कस्टमर वो जो या तो अपना खुद कंज्यूम करता है प्रोडक्ट या सर्विसेज को, या किसी से वो कंज्यूम होता है, मतलब कि कोई दूसरा कंज्यूम करता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए वो कंज्यूम करता है या वो उसके लिए परचेज करता है। जैसे कि अपने जो पेरेंट्स होते हैं अपने चिल्ड्रंस के लिए अपनी परचेजिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल बिहेवियर की। इंडस्ट्रियल बिहेवियर में बाइंग बिहेवियर क्या होता है कि जब आपकी बल्क में परचेजिंग होती है। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर के लिए मैन्युफैक्चर करती है। जो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने में भी तो उनको कहीं ना कहीं से तो मटेरियल्स के रिक्वायरमेंट होती है। तो वो लोग कौन होते हैं, वो लोग कैसे सप्लाई करते हैं, उनका बाइंग बिहेवियर क्या होता है, अब हम इसमें देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर क्या होगा, वो आपके जो बल्क में परचेज करते हैं कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक, तो जरा हम इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखते हैं और इसके बाद इसके हम देखते हैं पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंक्रीज इन इकोनॉमी results into creation of demand for industrial goods and services, new entrant in market, rise in competition। इसमें क्या है, इंक्रीज इन इकोनॉमी रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज। जब आपकी जिस कंट्री में आप मैन्युफैक्चरिंग या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वहाँ पर अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर वहाँ पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट को भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसके पहले एक मार्केट रिसर्च करते हैं। आप उसके पहले एक मार्केट रिसर्च करते हैं और अपने प्रोडक्ट के लिए एक डिमांड क्रिएट करते हैं। आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक डिमांड क्रिएट करते हैं जो क्या करता है, आपकी इकोनॉमी, जो आपकी इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे हमारे यहाँ इस समय क्या है कि जो लोग जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट कभी-कभी क्या कहती है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाइए। आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाइए जिससे आप लोगों को सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। उससे क्या होगा, उससे आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी, इससे इकोनॉमी डेवलप होगी। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप मैन्युफैक्चर करेंगे उसके लिए आप एक डिमांड क्रिएट करेंगे। भाई, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बिना मार्केट का सर्वे किए, बिना देखे कि आप जो है अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, आप मार्केट में रिसर्च करेंगे। So, increase in economy results into creation of demand for industry goods and services। जैसे ही अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं अगर उनकी जो गुड्स और सर्विसेज की अगर डिमांड बढ़ती है तो आपकी इकोनॉमी भी डेवलप होती है। आपकी इकोनॉमी डेवलप होती है मतलब कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है अभी कम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना चाहता है, मतलब कि उसकी डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, तो क्या है उसकी जो मटेरियल जो गुड्स या सर्विसेज हैं जो वो परचेज करता है उसकी अमाउंट भी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। ठीक, तो डिमांड बढ़ने से आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। नाउ न्यू एंट्रेंट इन मार्केट, राइज इन कंपटीशन। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपके न्यू मार्केट डेवलप होंगे, नए लोग मार्केट में आएंगे। भाई सीधी सी बात है, जब मान लीजिए कि अभी एक मार्केट है वहाँ पर कोई एक पर्सन है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस की सप्लाई कर रहा है, ठीक, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, दूसरे लोग भी उस मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरे लोग, दूसरे एंटरप्रेन्योर भी या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी उस मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहां उनको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं।
जब डिमांड ज़्यादा होती है तो जो न्यू एंट्रीज होती हैं वो भी मार्केट में होती हैं। अब जब न्यू एंट्री आएंगी तो जो पहले से एग्जिस्टिंग है उनके लिए क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगर आपने क्वार्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा हो, कॉम्पिटिटिव 5 फोर्सेस मॉडल, तो उसमें क्या है, उसमें आपकी यही चीज़ें सप्लायर्स से, आपके न्यू एंट्रेंट से, कंपटीटर से, आपके जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, इससे क्या है आपकी कंपटीशन बढ़ता है। ठीक है ना? तो जब आप के प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो उससे कई चीज़ें होती हैं। पहली तो एक इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है, दूसरे न्यू एंट्रेंट्स मार्केट में आने की संभावना रहती है, तीसरे कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो ये ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर क्या है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है ना? नाउ इंडस्ट्रियल बाइंग डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर बाइंग। जो इंडस्ट्रियल बाइंग होती है वो टोटली डिफरेंट होती है आपके जो कस्टमर बाइंग बिहेवियर है। सीधी सी बात है, क्योंकि कस्टमर खरीदता है लेस क्वांटिटी। कस्टमर जो है कितना खरीदेगा, उसको अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए, इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए या अपने फ्रेंड्स के कंजम्पशन के लिए। लेकिन जब इंडस्ट्री परचेजिंग करती है तो क्या करती है, बल्क में करती है, क्योंकि उसको बहुत से लोगों को अपने प्रोडक्ट और जो सर्विसेज जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको लोगों को सेल करना होता है। तो क्या होता है, दोनों का बाइंग बिहेवियर अलग होता है। अब जो कस्टमर खरीदता है तो उसमें प्राइसेस का भी एक अलग इन्फ्लुएंस होता है, और जो इंडस्ट्री खरीदती है तो उसमें भी आपका सप्लायर जो होता है उसकी प्राइसिंग एक अलग होती है। क्योंकि जब आप बल्क में खरीदते हैं तो वही एक यूनिट आपको काफ़ी कम पैसे की, कम कीमत की पड़ती है, उसकी प्राइस कम होती है, रेदर देन अगर आप उसको कम खरीदते हैं। सीधी सी बात, आप एक एग्जाम्पल इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसकी कीमत 5 रुपीज़ है, उसकी कीमत 5 रुपीज़ है, तो आप ये मान के चलिए कि जब उसको आप बल्क में खरीदें, मान लीजिए अभी आपने 1 यूनिट खरीदा, अब 100 यूनिट खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, जहाँ से आप परचेज करते हैं तो जब आप उससे खुद ही बार्गेनिंग करते हैं, आप क्या करते हैं बार्गेनिंग, कि आई एम टेकिंग इन बल्क, मैं बल्क में ले रहा हूँ। तो बल्क में जब लेंगे तो क्या होगा, आपको वो कहेंगे कि जो 5 रुपीज़ था आप उसको 4 रुपीज़ का कर दीजिए। तो वो कर भी देता है, वो कर देता है, क्यों? क्योंकि एक साथ उसका कई क्वांटिटीज़ सेल हो रही हैं, उसकी एक साथ कई क्वांटिटीज़ सेल हो रही हैं। तो जब आपका नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज़ हो जाती है, जब सेल्स की नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज़ होती हैं, तो आपका प्रॉफ़िट भी बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो जो इंडिविजुअल कस्टमर है और जो आपका इंडस्ट्रियल बाइंग है, दोनों डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा इन्वॉल्व्स बाइंग लाइक मशीनरी, packaging material, and services such as insurance, consultation, and transportation. अब जो इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर है वो किस तरह के प्रोडक्ट लगभग खरीदता है, आपका देखिए, रॉ मटेरियल्स हो गया, मशीनरी हो गई। रॉ मटेरियल आपको जिससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं, रॉ मटेरियल आपका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं। मशीनरी, आपकी मशीनरी वो है जिसमें आपके जो रॉ मटेरियल है उसकी प्रोसेसिंग होती है। मशीनरी मीन्स वो सारे ऑपरेशंस वाले मशीन जिसमें आपके रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होगी और आपका फाइनल गुड्स बन करके तैयार होगा। तो उससे रिलेटेड जितनी भी मशीनरी होती है वो कोई एक मशीनरी भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी मशीनरी हो सकती हैं। तो आप इस तरह की मशीनरी को भी परचेज करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल, जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, जो आपने प्रोडक्ट परचेज किया है और उसको जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जब आप मार्केट में कस्टमर को देंगे तो उसकी पैकेजिंग करके देते हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल के लिए आपको जैसे उसका रैपर हो गया, उसकी कलर हो गया, उसकी प्रिंटिंग वगैरह हो गया उसमें, और प्राइसेस वगैरह छपना, उसका जो कंटेंट वगैरह होता है, तो ये सारा सब कुछ आप जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो परचेज, कस्टमर को ये सब परचेज नहीं करना पड़ता। अगर हम इंडिविजुअली देखें, अगर हम जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो हम सीधे गए तो हमें एक जो लास्ट का फाइनल फिनिश गुड्स होता है वो हमको मिल जाता है। लेकिन जब इंडस्ट्री खरीदती है तो वो कितनी प्रोसेस से होकर के गुजरता है प्रोडक्ट, फिर आपको लास्ट में मिलता है। फिर सर्विसेज सच एज इंश्योरेंस, जो इंडस्ट्री होती है वो इंश्योरेंस भी परचेज करती है, और इंश्योरेंस भी परचेज करती है। इंश्योरेंस क्यों परचेज करती है, अगर बाय द वे कभी कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, अगर बाय द वे कभी कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो क्या हो, उसको रिकवर किया जा सके। अब कैजुअलिटी से मतलब ये है, मान लीजिए कि आपने कोई एक मशीन परचेज की, आपने कोई एक मशीन परचेज की और किसी कारणवश वो मशीन खराब हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी
का फॉल्ट हो जाता है तो वो मशीन खराब हो जाती है। तो अगर आपका इंश्योरेंस है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको रिटर्न करके उसको रिप्लेस कर देगी, या फिर उस जो उसमें जो रिपेयरिंग का कॉस्ट है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जैसे आप कोई भी बाइक या कार या कुछ ऐसा लेते हैं, तो अगर उसमें कभी भी कोई भी ऐसे केसेस होते हैं जैसे एक्सीडेंट वगैरह केस हो गया, और अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस भी कई टाइप्स का होता है। तो इंडस्ट्री भी कई तरह के इंश्योरेंस लेती है। मशीनरी का जैसे लेना है तो वो अलग हो गया, ह्यूमन वाले अलग हो गए, इसके अलावा जो आप प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग हो गए, जो रिस्क वाले इंश्योरेंस होते हैं वो आपके अलग हो गए। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट जो है क्या होते हैं, वो परचेज किए जाते हैं इंश्योरेंस की। ये क्या है, सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज इंडस्ट्री परचेज करती है, ठीक है ना। तो जैसे आपके कार वगैरह में कभी एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है, तो अगर उसमें कुछ डैमेज या कुछ भी होता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है आपके उस डैमेज को फुलफिल करती है। कोई भी अगर डैमेज होता है तो वो उसको फुलफिल करके उसको रिकवर कर देती है वो, ठीक। तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपना क्या इंश्योरेंस भी परचेज करती हैं, वो इंश्योरेंस की सर्विसेज लेती हैं। नाउ कंसल्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी आपको, ये तो आप लीज पर हायर करेंगे, ये तो हायर करेंगे, या तो फिर आप हो सकता है परचेज करें। कंसल्टेंसी से मतलब अगर आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत पड़ती है, अगर आपको किसी एक्सपर्ट के एडवाइस की जरूरत पड़ती है तब आप उससे करते हैं। इस तरह की जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपको एडवाइस देती हैं कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब इस मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी कंसल्टेंसी करनी है, मतलब कि आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सी कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं जो आपको क्या है एडवाइस करती हैं कि आप किस तरह से किस समय पर कौन सा एडवर्टीजमेंट आपको करना है, कब आपको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। ये सारी कंसल्टेंसी फर्म क्या है, पेड, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है और फिर वो आपको कंसल्ट करती हैं आपके प्रोडक्ट के सेलिंग के लिए। ऐसे ही जब आप कोई प्लांट मैंने सेटअप करवाते हैं या मशीन भी सेटअप करवाते हैं, इंस्टॉलेशन करवाते हैं, तो क्या होता है उसमें आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। आप क्या करते हैं, लोगों से पूछते हैं जो उसके एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आपने कोई नई मशीन की परचेज की तो उसका इंस्टॉलेशन कैसा होगा, तो उसके लिए आप किसी कंसल्टेंसी फर्म से या किसी एक्सपर्ट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो आपको एडवाइस देगा कि आप कैसे इसको इंस्टॉलेशन करना है। या कभी-कभी ये भी होता है कि वो खुद पूरे सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं और उसके एवज में आपसे कुछ चार्ज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि अगर आपको प्रोडक्ट आपके मार्केट तक या डीलर तक पहुंचाना है, या आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो उसके लिए आपको क्या है, किसी न किसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप या तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की सर्विस आप ले सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज होती हैं, या तो फिर आप खुद अपना कोई व्हीकल ऐसा परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको सारे आपके जो एक्टिविटीज़ हैं वो फुलफिल्ड हो जाएं। Now, commercial buyers, that is, buy to either produce something new or resell or use for organizational purpose. कमर्शियल बायर का मतलब क्या होता है, या तो वो कुछ नया बना रहे हैं, नया बना करके बेचेंगे, या तो कोई जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको रीसेल करना चाहते हैं, उसको रीसेल करना चाहते हैं, या तो फिर वो किसी ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज को फुलफिल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज का मतलब कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके लिए। जो कमर्शियल बायर्स होते हैं कौन से होते हैं, कमर्शियल बायर्स का मतलब कि हर वो पर्सन जो बल्क में खरीदता और बेचता है, तो बल्क में परचेजिंग और सेलिंग करता है। अब वो कई तरह के हो सकते हैं, या तो वो न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, जैसे आपके अगर बिस्किट, शूज, सोप, शैम्पू, ये सब क्या है, ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अब अगर जैसे अपने यहाँ कानपुर में देखें तो पार्ले जी की जो कंपनी है वो क्या करती है, आपको बिस्कुट मैन्युफैक्चर करती है। वो न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, न्यू प्रोडक्ट मतलब ये नहीं कि आप नया बना के दे रही है, उसका मतलब है कि वो नई चीज़ें बना करके दे रही है, आपको रीसेल नहीं कर रही है। वो उसके पास जो रॉ मटेरियल मतलब फ्लोर, शुगर, फ्लेवर्ड, मशीनरी, ये सब का इस्तेमाल करके वो बिस्किट बना रही है और फिर इसके बाद सेल कर रही है। एक रीसेल होता है, रीसेल का मतलब कि आपने कहीं से बना बनाया प्रोडक्ट लिया और फिर उसको आप सेल कर रहे हैं। जैसे
आपके डीलर्स वगैरह हो गए या होलसेलर वगैरह हो गए या आपके सीएनएफ वाले हो गए, ये क्या करते हैं, ये आपके बने बनाए प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उसको रीसेल करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे एक, अगर जो फ्लैट की बात करें, रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री है। रियल एस्टेट में क्या होता है, एक तो वो होते हैं जो आपके लैंड परचेज करते हैं, लैंड परचेज करने के बाद उसमें कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और न्यू फ्लैट बेचते हैं। उसमें जो फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट होते हैं वो न्यू फ्लैट्स बेचते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्टर से वो फ्लैट ले लेते हैं, कंस्ट्रक्टर से वो फ्लैट ले लेते हैं और फिर उसको बाद में बेचते हैं, उसको रीसेल करते हैं। मतलब कि ऑलरेडी बना बनाया था और फिर उसको आप लोग रीसेल कर रहे हैं। ठीक। इसके बाद और यूज फॉर अनयूज, तो इसमें क्या होता है, आप बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो जो कंपनीज हैं उनको भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज सप्लाई करते हैं। जैसे हमारे आपके कई आईटी एक्सपर्ट होते हैं जो सर्विसेज को ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं। ठीक। नाउ refers to the buying activities of organizations that purchase products and services for end use purpose। अब इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंडस्ट्रियल बाइंग है, जो इंडस्ट्रियल बाइंग होती है, वो आपके एंड यूज़र पर्पज़ को फुलफ़िल करे, आपके एंड यूज़र पर्पज़ को फुलफ़िल करे। हो सकता है आप उससे परचेज़ करके आगे भी सेल कर रहे हो और हो सकता है आप उसको वहीं पर कंज़्यूम करके ख़त्म भी कर रहे हो। मतलब कि आप उसके एंड यूज़र भी हो सकते हैं और उसके आप मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे आप कोई अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस करते हैं तो क्या होगा, आप उसके एंड यूजर मान लीजिए। और अगर आपने किसी से बना बनाया प्रोडक्ट लिया और उसको आगे रीसेल किया तो आप रीसेलर हो गए। ठीक। सो डेराइव्ड डिमांड एंड नॉट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। इसमें मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो लोग इंडस्ट्रियल पर्पज से जो लोग बाइंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं। जैसे अब जो बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, जो बिस्किट मैन्युफैक्चरर है वो क्या करते हैं, उससे आपको बिस्किट बनाना है तो वो क्या परचेज करेंगे, फ्लोर, शुगर, फ्लेवर, जिस भी फ्लेवर का चाहिए उनको, और सैकरीन वगैरह जो भी वो परचेज करते हैं, तो वो उसको कंज्यूम नहीं करते, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या, डिमांड को जनरेट करते हैं, वो डिमांड को जनरेट करते हैं। जैसे अगर आपको बिस्किट लेना है तो आप आटा, चीनी, फ्लेवर ये सब नहीं लेंगे, क्या करेंगे, आप जो है बिस्किट वाली कंपनी से वो लेंगे। तो बिस्किट वाली कंपनी क्या करती है, वो बिस्किट के लिए डिमांड ड्राइव कर रही है, जनरेट कर रही है। वो फ्लोर वो ले रही है, शुगर वो ले रही है, लेकिन जो उसका डायरेक्ट कंजम्पशन है वो नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और फिर उससे डिमांड डेराइव हो रही है, जिसका एंड यूजर आपका इंडिविजुअल कस्टमर से, जिसका एंड यूजर इंडिविजुअल कस्टमर से। तो ये इस तरह की जो कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं वो क्या करती हैं, डिमांड को ड्राइव करती हैं, डिमांड को आपके ड्राइव करती हैं। नाउ फ्यू बायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। अब अगर आप देखें तो बिस्किट खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं या बिस्किट बनाने वाले ज़्यादा होते हैं? ऑब्वियस चीज़, बिस्किट खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं और बनाने वाले कम होते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल बायर्स होते हैं वो आपके जो इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं उसके कंपेरिजन में बहुत कम होते हैं। जो आपके इंडस्ट्रियल बायर होते हैं, जो इंडस्ट्रियल गुड्स या सर्विसेज या जो इंडस्ट्रियल बायर होते हैं उसके बहुत ही कम होते हैं रादर देन जो हमारे पास इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं। तो देयर आर फ्यू बायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उसके बायर्स बहुत कम होते हैं। नाउ अ लेंथी प्रोसेस एंड डिसीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। जो ये इंडस्ट्रियल बाइंग है इसकी प्रोसेस जो आम तौर पर इंडिविजुअल कस्टमर की बाइंग है उससे थोड़ा अलग होती है, उससे थोड़ा अलग होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है। नेचर में कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि उसमें जब बल्क में आप डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जैसे अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको कंजम्पशन के लिए लेना है, मान लीजिए आपको सोप लेना है, तो सोप लेने के लिए आप मार्केट में या शॉपकीपर के पास गए और आपने कहा कि हमें एक
वॉशिंग डिटर्जेंट जो है दे दीजिए। उसने क्या किया, आपको 10 रुपये 5 रुपये जो भी उसकी प्राइस होगी लिया और आपको दे दिया। अब यही केस अगर इंडस्ट्रियल बाइंग का होगा, अब अगर यही केस इंडस्ट्रियल बाइंग का होगा, तो उसमें आपके पास एक परचेज मैनेजर होगा, पर्टिकुलर वो परचेजिंग के लिए एक परचेज मैनेजर होगा, ठीक है ना। तो परचेज मैनेजर क्या है, फिर कोटेशन डालेगा कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है ना। तो बहुत से लोग क्या बोलेंगे जो इस तरह के रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं कि हम आपको दे सकते हैं, ठीक। तो अब वो क्या है, उसमें कोटेशन ये होता है कि सबसे चीपर रेट पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, सबसे चीपर रेट पर कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो सबसे सस्ता होगा वो उससे लेंगे। तो मान लीजिए उनके पास 10 लोग हैं, अब 10 लोग जब उनके पास आएंगे तो 10 के रेट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, उनके 10 के रेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब उसमें क्या है, उसमें ये भी हो सकता है कि जिस सप्लायर से आप ले रहे हो वहाँ से आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रहा हो, टाइम ज़्यादा लग रहा हो, उसकी कुछ प्रोसेस उसकी अलग हो। तो ये क्या होता है, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी देखनी पड़ती हैं जब इंडस्ट्रियल बाइंग करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है कि नहीं है, उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी कम है कि नहीं, विद इन द टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका क्रेडिट आपको कितना मिल रहा है। क्रेडिट का मतलब अगर आपको उधार लेना हो, कहेंगे भाई जब बल्क में लेते हैं तो आपको क्रेडिट भी चाहिए होता है, तो आपको कितना वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो ये क्या है, एक लेंदी प्रोसेस है, और इसमें डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं वो क्या होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, क्योंकि बल्क में खरीदना होता है, मिलियंस में उनकी शॉपिंग होती है। तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसमें डिसीजन लेता है, और इसकी प्रोसेस भी थोड़ा लेंदी हो जाती है। नाउ ईच ऑर्गेनाइजेशन evolves its own procedure for making purchase decision। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडस्ट्रियल परचेज है उसका अलग अलग हो सकता है। जो अब जैसे अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो जरूरी नहीं कि जो परचेजिंग प्रोसेस को वो फॉलो कर रहा हो सारे ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करें। उसका वो कैसे परचेज डिसीजन बनाता है डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन पर, और इसी तरह से जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कैसे अपना प्रोसीजर डिसीजन बनाता है, परचेज डिसीजन बनाता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो जो इंडस्ट्रियल बाइंग डिसीजन, अब मान लीजिए जैसे आपको सोप या बिस्किट खरीदना था तो आप गए और आपने जाकर के खरीद लिया। कोई भी कस्टमर जाएगा शॉपकीपर के पास जाएगा और डायरेक्ट वो जाकर के परचेज कर लेगा। बट इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग प्रोसीजर होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग प्रोसीजर होता है उस मटेरियल को परचेज करने के लिए, ठीक। नाउ अब यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट बैंक डिसीजन होते हैं। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट बैंक डिसीजन। कौन कौन से, अथॉरिटी टू परचेज पहला, दूसरा डिटरमाइन द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, एंड द थर्ड वन इज चॉइस ऑफ सप्लायर। अब अगर बात करते हैं अथॉरिटी टू परचेज, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि आपको परचेज के लिए एक परचेज मैनेजर होता है, आपको परचेज के लिए परचेज मैनेजर होता है। तो वो क्या होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है परचेजिंग के लिए। जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक आपको आप परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमने अथॉरिटी दी हुई है परचेजिंग के लिए, ठीक। तो जो परचेज मैनेजर होता है उसी, जब वो कोई कोटेशन इशू करना होता है तो परचेज मैनेजर उसको इशू करता है, और उसकी जो बार्गेनिंग होती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जो परचेज मैनेजर होगा तो वो क्या होगा, वो टॉप मैनेजमेंट को बताएगा कि हमारे पास इस क्वालिटी का मटेरियल है और हमारे पास ये इसकी प्राइस है, हम इसको खरीद लेना चाहिए, ठीक। तो ये कौन है, उसके जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने एक पर्सन को ऑथराइज कर रखा है, उन्होंने किसी इंडिविजुअल पर्सन को ऑथराइज कर रखा है केवल इस चीज़ के लिए कि उनको जो मटेरियल की सप्लाई है उनको किस तरह से चाहिए, उनको जो परचेज करना है। दूसरा, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है, मतलब कि आपको किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, उसका कलर क्या चाहिए, उसके कंपोजिशन क्या चाहिए, उसमें क्या क्या मिक्सचर होना चाहिए, ये सारा सब कुछ आप प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन कहलाता है। मान लीजिए जब आपने सोप बना रहे हैं तो सोप के लिए आपको क्या डिटर्जेंट पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। तो डिटर्जेंट पाउडर में किस तरह का डिटर्जेंट पाउडर, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कम होना चाहिए,
उसके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का साइज़ क्या होना चाहिए, उसमें कलर्स क्या हो सकते हैं, किस कलर का चाहिए, क्योंकि उसमें आगे आपको जो मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें कलर भी आपको मिक्स करने होते हैं। तो आप ये सारा प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन देते हैं परचेजिंग के लिए, ठीक है ना? तो आपको ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको प्रोडक्ट कौन-सा चाहिए। तीसरा होता है चॉइस ऑफ सप्लायर। अब जब आपके पास कई ऑप्शंस आए थे परचेज़िंग के लिए। अभी मैंने बताया था कि जब आप जो है क्या करते हैं, कोटेशन माँगते हैं तो आपके पास कई सप्लायर्स आते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 सप्लायर आ गए और उन्होंने कहा कि हम आपको जो आपके रिक्वायरमेंट है हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस सप्लायर से जो मटेरियल है वो लेना चाहते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने अभी बताया कि मान लीजिए 3 सप्लायर 10 सप्लायर हैं, एक मुंबई से है, कुछ कोलकाता से हैं, कुछ चेन्नई से, कुछ बैंगलोर से। तो आपको ये 10 सप्लायर जो है आपको इसको एनालाइज़ करना पड़ेगा किस बेस पर कि आपकी कॉस्ट मिनिमम कहाँ से पड़ रही है, जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है वो कितना मैच कर रहा है हमारी रिक्वायरमेंट से, उसकी प्राइसेस कितनी है, कॉस्ट और आपका जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है वो सब पूरा आपकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब अगर आपके सारे सब कुछ मैच कर जाते हैं तब आप उस सप्लायर को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप उस सप्लायर को सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे आपकी रिक्वायरमेंट मैच कर रही हो, साथ ही आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन भी मैच कर रहा हो। तो आपको ये 3 डिसीजन लेने, फिर आप उस सप्लायर को ऑर्डर दे देंगे, तो वो सप्लायर आपके पास आपका मटेरियल या प्रोडक्ट जो भी है, वो पहुँचा देगा। ठीक? नाउ 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल बाइंग सिचुएशन। जो इंडस्ट्रियल बाइंग सिचुएशन होती है, वो 3 तरह की हो सकती है। जो इंडस्ट्रियल बाइंग सिचुएशन है, वो 3 तरह की हो सकती है। पहला कौन-सा है? स्ट्रेट रिबाई। स्ट्रेट रिबाई, सीधा-सीधा आप दोबारा खरीदना। बाइंग ऑन रूटीन बेसिस, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, मतलब कि जो आपका अक्सर जो वहाँ से खरीदते रहते हैं। मान लीजिए पहले आपने कहीं से खरीदा होगा, उसके बाद आप सीधा दोबारा उसी को ऑर्डर दे देते हैं, कोई भी कोटेशन नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं। आप क्योंकि आप जानते हैं कि आपको हमेशा वहाँ से प्रोडक्ट सही मिल जाता है, तो आप हमेशा वहीं से खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी शॉप को सेट कर रखा है, आपके जो ऑर्गेनाइज़ेशन में जितनी भी स्टेशनरी लगती है, आप केवल एक पर्टिकुलर शॉप से खरीदते हैं। तो आपको जब भी स्टेशनरी की ज़रूरत होती है तो आपको वहाँ पर फ़ोन कर दिया या ऑर्डर दे दिया कि हमको ये स्टेशनरी चाहिए और वो आपको भिजवा देता है, वो आपको सप्लाई कर देता है। तो ये क्या है? स्टेट रिबाइंग, बाइंग ऑन रूटीन बेसिस। आपका अक्सर उससे जो लेते रहते हैं आपकी रूटीन में है, तो वो भी जानता है कि ये हम यहाँ पर अपनी माल सप्लाई करते हैं, तो वो भी उसी हिसाब से माल वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो सप्लाई कर देता है। दूसरा है आपका मॉडिफाइड रिबाइंड। मॉडिफाइड रिबाइंड का मतलब होता है मॉडिफाइड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। अब आपको क्या है, मान लीजिए आपको किसी ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जैसे कोई स्पेयर पार्ट से कोई टेक्नोलॉजी हो गई, जिसको जो पहले नहीं था या पहले था लेकिन अब अपग्रेड हो गया है। तो क्या है, अब आप उसको मॉडिफाइड कर रहे हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। जो आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, आप उसको मॉडिफाई करके अब उसकी कोटेशन जारी कर रहे हैं। जैसे पहले आप जो कंप्यूटर, मान लीजिए आपकी कंपनी में कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक? अब जो है क्या है कि अब कंप्यूटर पहले जो आते थे मॉनिटर सीआरटी आते थे, अब वो क्या है कि आपको चाहिए एलईडी। अब आपको चाहिए एलईडी, तो आपने फिर उस कंप्यूटर को हटा करके आप क्या कहेंगे कि हमारे पास ये कंप्यूटर है, आप चाहें तो इनको एक्सचेंज करके दूसरे हमें दे सकते हैं। क्या आप हमको एलईडी चाहिए, एलईडी में हमें किस इंच का चाहिए, 17 इंच, 15 इंच क्या चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, उसमें कितना डेफिनेशन चाहिए, हाई डेफिनेशन चाहिए, लो डेफिनेशन चाहिए, एचडी चाहिए, उसमें कितना चाहिए, ये सारा आप जो है क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं या अपने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को मॉडिफाई करके आप उसको दे सकते हैं। या फिर प्राइसेस को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पहले कहीं से कोई प्रोडक्ट लिया था, अब उसकी प्राइसेस आपको पहले कुछ और थी, अब चाहें तो आप प्राइसेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक? नाउ द नेक्स्ट वन इज न्यू टास्क। न्यू टास्क का मतलब है बाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए न्यू टास्क। जब आप पहली बार कोई नया प्रोडक्ट, बिल्डिंग या प्लांट या कुछ भी पहली फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और वो आप नया ले रहे हैं, कोई भी नया इक्विपमेंट ले रहे हैं, तो वो कहलाता है न्यू टास्क। मान लीजिए आपको जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जैसे आप ये हमने बताया था कि बिस्किट जो बनाने के लिए आपको फ्लोर हर बार, जैसे आपने इस साल फ्लोर लिया, आपका ओवर हो गया इस साल का, तो फिर अब जो अगली बार लेंगे तो फिर एक नया फ्लोर लेंगे।
या आपको मान लीजिए कोई एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं या मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एक नई मशीनरी ली और उसमें इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, कोई एक बिल्डिंग ली वहाँ पर एक नया कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो ये सब क्या है, जब आप कोई नया काम करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो कहलाता है आपका न्यू टास्क। ठीक, तो ये 3 तरह की इंडस्ट्रियल बाइंग सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो आप स्ट्रेट रिबाई कर सकते हैं, या आप मॉडिफाइड रिबाई कर सकते हैं, या आप न्यू टास्क मतलब कि न्यू बाई कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या-क्या इन्वॉल्व हो सकता है? देखिए, पहला तो रॉ मटेरियल आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरा फैब्रिकेशन पार्ट्स एंड मटेरियल। फैब्रिकेशन पार्ट्स मतलब जो आपकी मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स हो गए या कुछ ऐसे मटेरियल्स हो गए जो उसमें रिक्वायरमेंट होते हैं, उससे रिलेटेड आप सब परचेजिंग कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, आप मशीनरी इंस्टॉल करवा रहे हैं, मशीनरी इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, या आप कोई टेक्नोलॉजी ले रहे हैं या उसको अपग्रेड करवा रहे हैं, उसका इंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट में एसेसरीज इक्विपमेंट, आपकी मशीनरी में क्या क्या एसेसरीज रिक्वायर्ड है, आपकी मशीनरी में क्या क्या एसेसरीज रिक्वायरमेंट है, या आपके ऑपरेशन प्रोसेस के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके ऑपरेशन जो जितने भी होते हैं, तो वहाँ पर आपको कौन कौन से एसेसरीज की रिक्वायरमेंट्स है, आप उसकी भी परचेजिंग करते हैं। एंड ऑपरेटिंग सप्लायर्स, ऑपरेटिंग सप्लायर्स मतलब कि जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप सप्लायर से उसके लिए भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जब आप इंडस्ट्रियल बाइंग करते हैं तो ये मोस्टली चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा और बहुत सी भी हो सकती हैं, आप सर्विसेज भी ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास जैसे टेक्नोलॉजी की सर्विस है, आप टेक्नोलॉजिकल कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आप कोई कंसल्टेंसी की सर्विस ले सकते हैं। तो ये सारे क्या है, आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप जो इंडस्ट्रियल बाइंग होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नाउ एक्सचेंज प्रोसेस इन्वॉल्व, एक्सचेंज प्रोसेस इन्वॉल्व में क्या है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो टेक्नोलॉजी है आप उसको एक्सचेंज मतलब की सर्विसेज ले सकते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आज इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आपके पास इस समय जितने भी कभी एडवर्टीजमेंट की कॉल आती हैं, कभी मेल्स आती हैं, कभी मैसेजेस आते हैं, ये क्या है, किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ना तो आपने अपनी ईमेल आईडी दी है, ना आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है, ना आप अपने बारे में बताया है, लेकिन फिर भी आपके मोबाइल नंबर पर वो मैसेजेस, वो इन्फॉर्मेशन, उनके एडवर्टीजमेंट आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपने जैसे कभी सिम लिया तो सिम में आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी सिम, या आपने फेसबुक, जितने भी सोशल अकाउंट होते हैं उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऑर्गेनाइजेशंस को आपकी इंफॉर्मेशन सेल करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को सेल करते हैं, जिसका इस्तेमाल जो ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कम्युनिकेट करने के लिए आपके साथ करते हैं। जो आपने किसी भी सोशल साइट, सोशल अकाउंट पर, या आपने मोबाइल कंपनी से, या कहीं भी आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन दी है, वो लोग उसको ऑर्गेनाइजेशन को सेल करते हैं, और उसको जो ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं आपको क्या एडवर्टीजमेंट या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए आपकी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? आप फाइनेंशियल सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किससे रिलेटेड, आप जो है जो भी फाइनेंशियल आपके इश्यूज होते हैं, जैसे आपके टैक्स सेविंग से रिलेटेड, आपके अकाउंट से रिलेटेड, आपके ऑडिट से रिलेटेड, सारी सर्विसेज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो आपको क्या है, प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले में आपसे चार्ज करते हैं। ठीक। नाउ पार्टिसिपेंट्स इन बाइंग प्रोसेस, जो बाइंग प्रोसेस होती है, इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस, उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। पहला है इनिशिएटर्स, दूसरा है यूजर्स, तीसरा है इन्फ्लुएंसर्स, और चौथा है गेट कीपर्स। ठीक है ना? तो इनिशिएटर्स क्या होते हैं, वन हु रिक्वेस्ट दैट समथिंग इज टू बी परचेज। इनिशिएटर वो होता है, वो पर्सन जो कुछ भी परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, वो वो पर्सन होता है जो कुछ भी परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जैसे अगर आपकी कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वहाँ का सुपरवाइजर है, वहाँ का सुपरवाइजर है, तो वो क्या करता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पूरी सुपरवाइज करता है।
सुपरवाइज करता है। और फिर वो क्या करता है कि जब कोई भी रॉ मटेरियल या उसके पास जो भी मटेरियल होती सप्लाई होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो क्या करता है, अपने परचेज मैनेजर को बताएगा कि सर अब हमारे पास इस मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो खत्म हो गई है, आप इसको परचेज करना है। ठीक। तो ऐसे पर्सन जो आपको कुछ भी परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं वो कहलाते हैं इनिशिएटर। नाउ यूजर्स, वन हु यूजेस द प्रोडक्ट और सर्विस, वो पर्सन जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करता है, मतलब कि उसको चाहे मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करता हो, अगर सर्विसेज है तो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो वो होता है आपका यूजर। आपने जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट किए हैं और वो उसको कंज्यूम कर रहा है या उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो जो यूज कर रहा है। तीसरे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, पीपल हु इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजंस, जो आपके बाइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो आपके परचेजिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं वो कहलाते हैं आपके इन्फ्लुएंसर्स। ठीक। लास्ट होते हैं गेट कीपर्स। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि गेट कीपर्स कौन होते हैं। गेट कीपर का मतलब ये नहीं कि आप दरवाजे पर खड़ा हुआ, पीपल हु हैव पावर टू प्रिवेंट सेलर्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम रीचिंग मेंबर्स टू बाइंग सेंटर्स। अब याद रखिएगा ये क्या चीज़ है। ये ऐसे पर्सन होते हैं, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझिए, जब आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के ऑफिस में जाना हो, डीएम के ऑफिस में जाना हो तो बिना चपरासी की इजाज़त के आप अंदर नहीं जा सकते। जो वहाँ का प्यून होगा, आप बगैर उसकी इंफॉर्मेशन के नहीं जा सकते। अब भले ही आपका चाहे जितना बड़ा काम हो, अगर वो नहीं चाहेगा और नहीं मिलने देगा तो आपका काम नहीं होगा। तो गेट कीपर कौन से होते हैं? गेट कीपर वो बीच के लोग, वो मिडिल मैन होते हैं, जो परचेज डिसीजन जिसको लेना है वो, और जो सप्लायर्स होते हैं वो, उनके बीच का जो पर्सन होता है, मिडिल मैन होता है, वो कहलाता है आपका गेट कीपर। मतलब कि जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक आप बाइंग डिसीजन जो पर्सन है उससे नहीं मिल पाएंगे, आप उसे नहीं मिल पाएंगे। यह जो सेलर डिसीजन पर्सन है, आप उसे मान लीजिए, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, और आप किसी सप्लायर के पास गए तो सप्लायर का कोई एक ऐसा पर्सन होता है, जैसे उसका पर्सनल असिस्टेंट मान लीजिए, या उसका चपरासी मान लीजिए, या उसका कोई एक सेक्रेटरी मान लीजिए, जिसको आपको पहले कांटेक्ट करना पड़ता है कि हमारी उसके साथ आप मीटिंग करवा दीजिए और हमें ये प्रोडक्ट परचेज करना है। तो वो पर्सन जो मिडल मैन है, जो आपकी मीटिंग करवाता है आपके सप्लायर और बायर, जो सप्लायर और बायर है, जो दोनों की मीटिंग करवाता है, वो कहलाता है आपका गेट कीपर। अगर वो कहेगा नहीं अभी बिजी रहिए, अगले महीने आएगा, तो फिर आपको अगले महीने ही आना होगा। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो कहलाते हैं आपके गेट कीपर। नाउ अब आते हैं डीएमयूज, डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। डिसीजन मेकिंग यूनिट्स क्या होते हैं? द डिसीजन मेकिंग पावर इन इंडस्ट्रियल बाइंग इज शेयर्ड बाय फ्यू पर्सन ज्वाइंटली। जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें बहुत ही कम पर्सन होते हैं जो ज्वाइंटली डिसीजन लेते हैं, एंड नॉट बाय वन इंडिविजुअल। उसमें क्या है कि जो भी ये डिसीजन मेकिंग यूनिट्स होती है उसमें कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता। उसमें क्या होता है, वो दो चार लोगों का एक ग्रुप होता है या एक कलेक्टिवली ऐसे पर्सन होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं। नाउ देयर एग्जिस्ट मल्टीपल बाइंग पैटर्न्स एंड डिसीजन मेकर्स और ऑल्सो लार्ज इन नंबर्स। यहाँ पर आपके कई बाइंग पैटर्न्स हो सकते हैं, आपके कई बाइंग पैटर्न्स होते हैं, मतलब खरीदने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और हो सकता है कि कई मेंबर्स मिल करके डिसीजन लें। जब कभी कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या ज़्यादा बल्क में खरीदना होता है, जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसमें कई मेंबर्स ऐसे होते हैं जब मिल करके डिसीजन लेते हैं। तो जॉइंट अथॉरिटी और बाइंग सेंटर इज यूजफुल। जब इस तरह की क्या होता है, इसको बोलते हैं जॉइंट अथॉरिटी और बाइंग सेंटर। Hence, it results in making wise decision and also protecting the interest of industrial organizations. Such authority is known as DMU. तो जो इस तरह के पर्सन होते हैं जो मिलकर के और एक बेटर डिसीजन लेते हैं, जिससे कि आपके इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे, मतलब कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, उन पर कोई नुकसान ना हो। तो जो ये यूनिट कहलाती है वो कहलाती है डिसीजन मेकिंग यूनिट, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग यूनिट या डीएमयू। नाउ
In industrial buying, the decision-making power is shared by people collectively. DMU may be defined as all the individuals or group who are involved in the process of making a decision. मतलब कि डीएमयू में क्या होता है कि वो सारे पर्सन जो कलेक्टिवली इंडस्ट्रियल बाइंग डिसीजन को लेते हैं और आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वो कहलाते हैं आपके डीएमयू। ठीक है ना? ये ग्रुप हो सकते हैं या इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप हो सकता है ना। पार्टिसिपेंट्स ऑफ डीएमयू, डीएमयू में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं? एक्चुअल यूजर्स, द वन हु यूजेस द प्रोडक्ट। अभी जो पीछे हमने देखे थे, ये उन्हीं में से कुछ हैं, उन्हीं में से कुछ ये भी है पार्ट जो डीएमयू के होते हैं। कौन कौन से? एक्चुअल यूजर्स, द वन हु यूजेस द प्रोडक्ट, ही कुड बी ए फोरमैन और लेबर, और द एंड यूजर हेल्प डिफाइन द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। जैसे अभी बताया था ना कि सुपरवाइजर या फोरमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में जो उसको इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए कि आप स्टील बनाना है या बिस्किट बनाना है, सोप बनाना है, तो किस कॉम्पोजिशन में डालना होता है वो फोरमैन या वो जो वहाँ का सुपरवाइजर होता है उसको पता होता है वो सारी चीज़ें। ठीक है ना? तो वो हो गए एक्चुअल यूजर। फिर इसके बाद आते हैं इन्फ्लुएंसर। मे और मे नॉट बी एन एंड यूजर बट हुज ओपिनियन वुड इन्फ्लुएंस द एंड यूजर चॉइस। मतलब कि ऐसा पर्सन हो सकता है कि वो एंड यूजर भी हो सकता है और एंड यूजर नहीं भी हो सकता, लेकिन जो उसकी एडवाइस है जो उसकी एडवाइस है वो आपके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे कोई टेक्निकल पर्सन है, वो बताएगा कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी ले लें तो आपको बेटर प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो कहे कि अगर हम इस तरह से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करें तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा क्वालिटी का हो सकता है। तो ये कौन लोग होते हैं? इन्फ्लुएंसर। ये प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, मतलब कि आपको दूसरे अल्टरनेटिव्स भी बता सकते हैं, आपको दूसरे अल्टरनेटिव्स भी बता सकते हैं जो आपके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, अगर ये ऐसा हो सकता तो ज़्यादा बेटर होता। फिर नेक्स्ट आता है बायर्स। बायर हु मेक्स एक्चुअल परचेज। बायर वो पर्सन होते हैं जो एक्चुअल में परचेजिंग करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर। जैसे परचेज मैनेजर हो गए, परचेज मैनेजर हो गए, दे हैव द फॉर्मल अथॉरिटी टू सेलेक्ट द सप्लायर्स एंड फाइनलाइज टर्म ऑफ परचेज, सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स एंड नेगोशिएटिंग ट्रांजेक्शन। ये वो पर्सन होते हैं जिनको खरीदने की अथॉरिटी होती है, जो सप्लायर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या वेंडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उनके साथ नेगोशिएट भी करते हैं। नेगोशिएट का मतलब बार्गेनिंग भी कर सकते हैं कि उनको कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए, आपको कौन सा रेट हमें चाहिए, तो वो उसके साथ नेगोशिएट भी कर सकते हैं फाइनल परचेज के पहले। नाउ deciders, actual decision to buy considering economic and technical factors while making a decision to buy, he finally, that is from purchasing agent और टॉप मैनेजमेंट। जो डिसाइडर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो जो आपके टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं। जो एक्चुअल डिसीजन होता है वो आपके टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है, जो टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और हर तरह से आपको देख लेते हैं कि हाँ, अब जो परचेज मैनेजर ने डिसीजन लिया है वो सही है। वो जो परचेज मैनेजर है उसने जो डिसीजन लिया है कि हमें ये प्रोडक्ट मटेरियल परचेज करना है तो सही है, तो क्या करते हैं फिर उसको फाइनल कर देते हैं। वो फाइनल कर देते हैं जो टॉप मैनेजमेंट होता है कि हाँ, अब आप इसको परचेज आप कर सकते हैं। गेट कीपर, आपको पता ही हो गया कि गेट कीपर कौन होते हैं? वही पर्सन जो दोनों के बीच में मिडिल मैन का काम करते हैं। ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। तो आपका इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर का ये एक ओवरव्यू है, इसका एक ओवरव्यू है। अब इसके बाद जो आपका सिलेबस है हम लोग उसमें पढ़ेंगे, आपके आपने इसमें इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेंट्स पढ़ लिया है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केट और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल मार्केट, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, और साथ ही सभी लोग अपना नाम चैट बॉक्स में जरूर लिखें प्लीज। एवरीबडी प्लीज राइट योर नेम इन चैट बॉक्स। अटेंडेंस के लिए सभी लोग चैट बॉक्स पर नाम जरूर लिख दें।
अनु सिंह, शायद आपने बेटा नाम नहीं लिखा अपना। अनु सिंह, आप अपना नाम लिख दीजिए बेटा। ठीक है। ठीक। अनुष्का वर्मा। ओके। So thank you to all of you. See you on next time.